ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे इस सेक्शन में, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ के जितने भी मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस है उनका एक्चुअल में नेचर कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। ठीक है, उसके बाद में कांटेक्ट फोर्स हमने देखा था, और कांटेक्ट फोर्स 3 टाइप के होते हैं, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इनका डिस्कशन हुआ था। आज हमें टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज एफबीडी। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, एफबीडी का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होता है, ऐसी डायग्राम हम बनाते हैं गिवन सिस्टम की जिसमें गिवन बॉडी के ऊपर या फिर गिवन पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाले सिर्फ फोर्सेस हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो रूल्स है वो मॉड्यूल में ऑलरेडी लिख के दिए, तो 1 बाय 1 में यहाँ पे लिख के नहीं देने वाला हूँ, डायरेक्ट हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो हमें हर बार वहां पे कंसीडर करना है कि ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला है उसको हम कंसीडर करेंगे एज ए वेट ऑफ द बॉडी, एंड ये वेट ऑफ द बॉडी जो होगा विच विल बी इक्वल्स टू कितना रहेगा, mg, एंड ये ऑलवेज एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन या फिर इसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। कोई भी बॉडी आपको अगर दी है, फिर वो बॉडी हवा में है या फिर बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस किया है, या फिर बॉडी इंक्लाइन सरफेस के ऊपर है, या फिर बॉडी कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग है, या फिर बॉडी कनेक्टेड विद द स्प्रिंग है, हर बार जब भी हम एफबीडी की शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में हमें क्या करना है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जो होता है वेट ऑफ द बॉडी mg, उसको ड्रॉ करना पड़ेगा इन वर्टिकली। मतलब कि अगर आपको बोला है कि कोई भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया है और उसके ऊपर हमने एक बॉडी प्लेस की है जिसका मास है m1, तो फर्स्ट स्टेप हमेशा से क्या रहेगी हमारी, ये जो बॉडी होगी उसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू m1 इंटू जी। या फिर हॉरिजॉन्टल की जगह पे अगर आपको बोला है कि सरफेस ऐसे इंक्लाइन है, तो इंक्लाइन सरफेस के ऊपर अगर हमने बॉडी प्लेस की है जिसका मास है m2, तो फर्स्ट स्टेप में इसके ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स होगा अगेन क्या होगा, इसका वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स विच विल बी इक्वल्स टू m2 इंटू जी, एंड इट विल ऑलवेज एक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। या फिर अगर आपको बोला है कि कोई भी एक बॉडी है और जिसको हमने एक सरफेस के साथ ऐसे कोई फोर्स अप्लाई करके उसको प्लेस किया है, फिर भी उस बॉडी का वेट कहां पे एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर उसका मास m है तो वहां पे वेट या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बनेगा, mg इतना बनेगा। या फिर आपको अगर बोला है कि कोई एक बॉडी है जिसको हमने क्या किया है, स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया है, डोरी नहीं बांध लेला है, ठीक है, एंड अगर उसका मास m है तो अगेन इस बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स और mg विच विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। या फिर आपको बोला जाता है कि कोई भी एक बॉडी है विच इज कनेक्टेड विद द स्प्रिंग है, और स्प्रिंग से कनेक्ट किया है हमने m इतने मास वाले बॉडी को, ठीक है, तो उसके ऊपर अगेन एक्ट होने वाला पहला फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। या फिर अरेंजमेंट आपको इस तरह से दी है कि एक सरफेस है और ये सरफेस के ऊपर यहाँ पे पुली प्लेस की है, और ये पुली को कनेक्ट किया है एक ब्लॉक के साथ, एंड दूसरा एंड ऑफ द स्ट्रिंग अनदर कनेक्टेड है टू द ब्लॉक ऑफ मास, ये m2 है, ये m1 है। तो फिर से इनके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस हम कंसीडर करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में पहला फोर्स कौन सा ड्रॉ होगा, जो ऑलवेज एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसके लिए बनेगा m2g और इसके लिए डाउनवर्ड बनेगा m1 इंटू जी। समझ में आ रहा है? फिर मतलब एनएलएम का कोई भी क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले ड्रॉ करनी पड़ती है फ्री बॉडी, और ये फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहली स्टेप हमारी है कि हर बार हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रॉ करना है पहली स्टेप में, विच इज इक्वल्स टू होगा वेट ऑफ द बॉडी, एंड उसका मैग्नीट्यूड रहेगा m इंटू विच विल ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो कोई भी केस में वेरिएशन आ रहा है, सरफेस हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकली इंक्लाइंड है, स्प्रिंग है, या फिर और कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दिया है, हर बार ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। राइट अप।
चलो हो गया। वॅक्सिन कोणी नाही घेतली अजून? तुम्ही एडहँड नका करू ना, वॅक्सिन घेऊन टाका ना पटकन. हां गर्दी जास्त आहे. काय गर्दी नाही आहे. 15-20 मिनटं अर्धा तास लाईनमध्ये उभे राहा. बरं मलाच का? ते सकाळी सकाळी 7ला चालू होतं का वॅक्सिनेशन? 10ला चालू होतं ना, 10 नंतर सुट्टी तुम्हाला. ठीक आहे, आज डायरेक्ट जाऊन वॅक्सिन घ्या. आज दिवसभर हॉलिडे तुम्हाला 8:30 नंतर. वॅक्सिन घ्या, नाही तर आता आता तुम्हाला कळायला लागलेले जायचे वर लगेच. ठीक आहे ना, अजून खूप पराक्रम करायचे बेटा आपल्याला. आपल्याला म्हणजे तुम्हाला. ठीक आहे, आज उद्या वॅक्सिन घेऊन टाका. मंडे नंतर विदाऊट वॅक्सिन आपण विचार करतोय की तुम्हाला अलाउड नाही करायचं लेक्चरला. कळालं ना? आणि कोणाच्या काही डोक्यात शंका असेल की नाही नाही ती वॅक्सिन अशीच असते, मेडिकल कंपनीचा धंदा आहे वगैरे हे ते व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीचं ज्ञान घेऊ नका. कळालं ना? मेडिकल फील्ड खूप जास्त वर्क करून फर्स्ट टाइम हिस्ट्रीमध्ये आपण एवढ्या लवकर कुठल्या तरी व्हायरसवर वॅक्सिन बनवलेली आहे. कळालं ना? आणि खूप जास्त इफेक्टिव्ह पण आहे. काल सांगितलं मी तुम्हाला त्याबद्दल. त्यामुळे तुम्हाला त्याला रिलॅक्स राहू नका, वॅक्सिन घ्या. नंतर लक्षात घ्या, फेब्रुवारीमध्ये आता लाईन लावून भेटते तरी फेब्रुवारीमध्ये जेव्हा ओमायक्रॉनचे किंवा बाकी कोरोनाचे केसेस खूप जास्त पीकला जातील, त्याच्यानंतर तुम्हाला वाटेल की आता वॅक्सिन घ्यायला पाहिजे तरच आपण जगू शकतो, तेव्हा वॅक्सिन भेटणार नाही. आठवतं ना, मागच्या डेल्टाच्या अगोदर वॅक्सिन पडून होत्या, लोक घेत नव्हते. आणि जेव्हा डेल्टा व्हेरियंटनी धुमाकूळ घातला तेव्हा लोक पहाटे 3 वाजेपासून लाईन लावायचे, दुपारी 3ला त्यांना वॅक्सिन भेटत होती. ती वेळ यायच्या अगोदर पटकन घेऊन मोकळे व्हा. तुम्हाला खूप जास्त ॲडव्हान्टेज. मी काल पण बोललो, तुम्हाला कोवॅक्सिन भेटते, आम्हाला कोविशिल्ड भेटली. कळालं ना? कोवॅक्सिन आम्हाला 2-2 महिने थांबून भेटली नाही. दुसरी गोष्ट, आम्हाला फर्स्ट डोस नंतर सेकंड डोस 84 डेज नंतर आहे, 3 महिन्यानंतर. तुम्हाला डायरेक्ट 28 डेज नंतर आहे. तिसरी गोष्ट, आम्हाला पेन किलर घ्यावं लागत होतं 2-4, एवढा भयानक त्रास होत होता. ठीक आहे ना? तुमच्या वॅक्सिनला पेन किलरची ही रिक्वायरमेंट नाही. कळालं ना? तर कुठल्याही प्रकारचं 1% पण कुठलेही तुम्हाला प्रॉब्लेम तिथं होणार नाही. असं वॅक्सिन घेऊन टाकायची. पिक्चर बघायला थिएटरमध्ये कोण अडवत नाही, मॉलमध्ये फिरवायला अडवत नाही, डान्स राहत नाही काही. काय काय कोण म्हणतो तुला हात दुखतो म्हणून? किती वॅक्सिन घेतली तू आतापर्यंत? बेटा नॉर्मली घेतो आपण ते इंजेक्शन, ते वेगळं, वॅक्सिन वेगळी असते. कळालं ना? त्याच्यामुळे काही प्रॉब्लेम होत नाही. नाहीतर सांग मला लिहायला प्रॉब्लेम होईल म्हणून घेत नाही म्हणून. तो म्हणाल मी लेफ्ट हँडनी पण कधी कधी लिहितो. मग चल मास्क कुठे शोवून तुझं? चला हो गया. तो फर्स्ट स्टेप में देखो, जब भी हम एनएलएम का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले एफबीडी निकालनी है, फ्री बॉडी डायग्राम निकालनी है. और फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के लिए पहली स्टेप में हमें हर बार क्या करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट ऑफ द बॉडी ड्रॉ करना है, विच विल ऑलवेज एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? mg, जो एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्लियर है फिर सबको? ठीक है. ये होने के बाद सेकंड केस में हमें ड्रॉ करना पड़ता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रॉ कर दिया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आएगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. अभी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या होता है? हमने कल डिस्कस किया था. बेसिकली इट्स ए कंपोनेंट ऑफ क्या? ये कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. वेरी गुड. कहां पे होता है ये? नॉर्मल टू द गिवन सरफेस. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या है? इट्स ए कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट्स. कहां पे एक्ट होता है? नॉर्मल टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट.
जो सरफेस कांटेक्ट में है उनको परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में ये एक्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक कंडीशन है कि जब तक हमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तब कंसीडर करना है अगर वहां पे सरफेस के बिटवीन कांटेक्ट आ रहा है। तो अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में नहीं है तो वहां पे कोई भी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि अभी जो डायग्राम हमने ड्रॉ की थी उसमें आपको बोला है कि एक सरफेस है, उसके ऊपर हमने ब्लॉक को प्लेस किया है। तो हमें मालूम है जब भी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ होगी, इसका फर्स्ट स्टेप में हमें वेट ही यहाँ पे कंसीडर करना है विच विल एक्ट इन वर्टिकली, और उसकी वैल्यू होगी m इंटू जी। लेकिन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब इस केस में एक्ट होगा इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यही सरफेस अगर आपको बोला जाता है कि थोड़ा सा इंक्लाइन बना दिया है और इंक्लाइन सरफेस के ऊपर अगर हमने इस तरह से बॉडी को प्लेस किया है और यहाँ पे आपको इंक्लिनेशन दिया है थीटा, तो अगेन इसका वेट एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे एक्ट होगी इन वर्टिकली अपवर्ड। असं नसतं, वर्टिकली अपवर्ड नाही, कुठे एक्ट होणार नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। मतलब ये सरफेस अगर इंक्लाइन है तो इसको परपेंडिकुलर कळतो ना 90 डिग्रीचा एंगल बनला पाहिजे। तो इस डायरेक्शन में हमें यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अच्छा, डोक्यात विचार येऊ द्यायचे नाही कि हे आडवं गेलं हे उभं गेलं, काही फरक पड़त नहीं, ठीक है। जो रूल्स है हमें अप्लाई करने बाद में बैलेंस करने के लिए हम इसके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको बोला है कि सरफेस इस तरह से वर्टिकल है और यहाँ पे हमने बॉडी को प्लेस किया है, कोई फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं F इतना, तो फर्स्ट केस में इसका वेट एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड सरफेस जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा अगेन कहाँ पे होगी नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। म्हणजे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, इंक्लाइन भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करेगा जो सरफेस है कांटेक्ट में वो कहाँ पे है, ठीक है। या फिर आपको बोला है कि इस तरह से हमने सरफेस के ऊपर दो बॉडीज को प्लेस किया है, ये फर्स्ट बॉडी है एंड इसके कांटेक्ट में ये सेकंड बॉडी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट बॉडी है जिसका मास है m1, ये सेकंड बॉडी है इसका मास है m2। तो हमें मालूम है कि m1 के लिए उसका वेट एक्ट होगा m1g इन वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये m1 वाले ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट सरफेस प्रोवाइड करेगा ये जाएगी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बिकम n1। उसी तरह से m2 का वेट भी एक्ट होगा m2g इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सरफेस m2 के ऊपर जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा कहां पे होगा अपवर्ड डायरेक्शन। एंड एज वेल एज ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में भी है तो यहाँ पे भी क्या आएगा फिर से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आएगा। तो अगर सेकंड ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो ये बनेगा, इसको हम ए बोलते हैं ब्लॉक, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक बी। तो ये बनेगी Na का मतलब नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए। उसी तरह से ए वाला ब्लॉक भी बी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये बनेगा NB। मतलब जहां पे सरफेस दिख गया, सरफेस को नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें क्या करना है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को ड्रॉ करना है, क्लियर है। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, ओनली इफ सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। अगर सरफेसेस की बिटवीन कॉन्टैक्ट है ही नहीं तो इसका मतलब वहां पे कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह का एक सरफेस दिया है, दोनों साइड में आपको पुलिस प्लेस करके दी है, यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है टू द स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग को दूसरा एक ब्लॉक कनेक्टेड है, यहाँ पे भी सेम एडजस्टमेंट आपको दी है। तो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है। तो इस केस में m2 के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, इसका वेट एक्ट होगा m2g इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे कोई भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का बरं नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट मध्येच नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कब एक्ट होता है, जब टू और मोर बॉडीज की बिटवीन में कांटेक्ट आता है, ठीक है। सेम केस m3 के लिए होगी, इसका जो वेट है m3g इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ पे होगी, नहीं होगी, ठीक है। इसकी केस में m1g एक्ट होगा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और इसकी नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे एक्ट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से अगर सरफेसेस कांटेक्ट में नहीं है तो कोई भी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा। अगर सरफेस का कांटेक्ट आ गया तो गिवन कांटेक्ट के नॉर्मल डायरेक्शन में मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें क्या करनी है नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करनी है, ठीक है। आता NLM मध्ये कुठले फॉर्म्युले पाठ करायचे नाहीये, काही लॉ नाहीये, काही स्टेटमेंट नाहीये, काहीच नाहीये, फक्त याच कंडिशन आपल्याला डिफरंट ऍप्लिकेशन मध्ये अप्लाय करायचे। त्यामुळे जेवढे नंबर ऑफ क्वेश्चन्स नंबर ऑफ टाइम्स तुम्ही प्रॅक्टिस करणार तेवढं NLM मध्ये तुमचा कॉन्फिडन्स बिल्डअप होईल। 3 असू द्या नाही तर 30 असू द्या, ठीक आहे। साक्षी म्हटली म्हणून आपण 3 ब्लॉक घेऊ, असे कॉन्टॅक्ट मध्ये का, हा एक और एक, बर एक और एक 3 ब्लॉक घेऊ, हा एक हा 2, अजून एक घ्यायचा, ठीक आहे, अजून एक घेतला,
अब यहाँ पे क्या होगा देखो कि सरफेस के कांटेक्ट में कौन है, ये ब्लॉक है, तो क्या होगा सबसे पहले ये तीनों की जो वेट है मतलब ये m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होंगे। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, m1g देन m2g एंड m3g, डायरेक्शन सेम इसलिए हमने ऐड किया, g को कॉमन लिया, तो ये क्या बना m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। अब ये फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर नीचे का सरफेस जो कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा इसको हम n1 बोलेंगे। अभी ये सेकंड वाला ब्लॉक है तो इन दोनों के बिटवीन क्या होगा देखो, ये सेकंड ब्लॉक जो है फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, ये n1 हो जाएगी। n1 का मतलब रिएक्शन एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट ब्लॉक बाय सेकंड ब्लॉक, उसको n12 बोलते हैं क्योंकि n1 यहाँ पे है। उसी तरह से ये फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक के ऊपर भी क्या करेगा, अगेन नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, ये कौन होगी फिर n21। n21 का मतलब रिएक्शन ऑन सेकंड ब्लॉक बाय फर्स्ट ब्लॉक। उसी तरह से ये सेकंड एंड थर्ड ब्लॉक ये भी कांटेक्ट में है, तो थर्ड ब्लॉक भी क्या करेगा, सेकंड ब्लॉक के ऊपर रिएक्शन एक्सर्ट करेगा और ये क्या बनेगा n23, एंड ये सेकंड ब्लॉक भी थर्ड ब्लॉक के ऊपर एक्सर्ट करेगा, ये क्या बनेगा n32। ठीक है, चलो राइट डाउन सारे एग्जांपल लिख लो। इथून पुढे प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये फक्त हेच रिपिटेशन आपल्याला करायचे। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट mg, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यानी n ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। कंप्लीट बॅच मधून रेग्युलर एव्हरीडे व्हॉइस नोट्स फक्त अजिंक्यच्या भेटत आहेत मला, बाकी कोणाच्याही व्हॉइस नोट्स येत नाहीत रेग्युलर। चांगल्या सवय आपल्याला लावूनच घ्यायच्या नाही। ठीक आहे, प्रॅक्टिस सेशनचा प्रॉब्लेम झाला सॉल्व सगळ्यांचा, आणि बघितलं ओपन करून बघितलं होतंय का, लॉग इन होतंय का, सवयी आता प्रॉब्लेम नाही येते तुला, पासवर्ड घेतलंच नाही, चलो हो गया। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दो फोर्स ऑलवेज एक्ट होंगे इन बिटवीन द बॉडीज, अगर वो कांटेक्ट में है तो बेसिकली हम यहाँ पे जो भी कंडीशन देखेंगे उसमें एक बार हम कंसीडर करेंगे कि बॉडीज विच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर आर इन इक्विलिब्रियम। अगर बॉडीज आपको बोला जाता है कि इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले जितने सारे फोर्सेस होंगे उनकी सम क्या होती है, जीरो होती है। ऐसे अगर बोला जाएगा क्वेश्चन में कि बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होता है, जितने सारे फोर्सेस एक्ट होते हैं, फोर्स एक्ट होत नहीं ऐसा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप हमने टेबल के ऊपर रखा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लैपटॉप के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि लैपटॉप के ऊपर जितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ रही है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कळत नहीं आम्हाला है ना। परत एकदा आपको बोला गया कि लैपटॉप पे टेबल के ऊपर रखा है, दो स्टेटमेंट में बोल रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि लैपटॉप के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, या फिर लैपटॉप के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करके सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लेके आ रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट व्हाई, क्योंकि पहले वेट एक्ट हो रहा है और उसको बैलेंस करने के लिए टेबल क्या कर रहा है, आपण टेबलला काढलं आणि तिथे नोटबुकच्या पेपरवर लॅपटॉप ठेवला तर डायरेक्ट खाली जाईल, हळूहळू जाईल, डायरेक्ट नहीं जाणार। ठीक है, क्यों ऐसे,
क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो पेज होगा वो अनेबल रहेगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब एन एंड एम जी बैलेंस नहीं होंगे तो लॅपटॉप के ऊपर नेट फोर्स ऍक्ट होगा विच विल बी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक आहे, आपला फ्लोर बनवताना आपण जर सिमेंट है ना ते स्टीलचे रॉड म्हणजे पूर्ण स्लॅब जर यूज न करता एक तुमच्या रायटिंग पॅड एवढा प्लायवूड जर टाकला असता तर काय झालं असतं, आपण स्टेअर केसने गेलोच नसतो, डायरेक्ट गेलो असतो, बरोबर है। ऐसे क्यों? परत तेज कि जो हमारा वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेगा, नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगी और वेट की डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। ठीक है, लेकिन अगर बोला जाता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम के ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू कितनी होती है सम उसकी 0। उसी तरह से सारे फोर्सेस की सम एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन कितनी होती है। एंड हम और एक कन्वेंशन फॉलो करेंगे कि जैसे हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं, यहाँ पे कौन होगा +x, यहाँ पे कौन होगा -x, यहाँ पे कौन होगा +y, यहाँ पे कौन होगा, तो जो फोर्स +x के अलोंग एक्ट होगा उस फोर्स को हम कंसीडर करेंगे एज ए पॉजिटिव, जो फोर्स -x के अलोंग एक्ट होगा उस फोर्स को हम कंसीडर करेंगे एज ए नेगेटिव। उसी तरह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है अलोंग +y उसको हम फिर से कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, जो फोर्स एक्ट होगा अलोंग -y हम उसको कंसीडर करेंगे एज ए नेगेटिव। ये कन्वेंशन हमें आगे से फॉलो करनी है। ठीक है, तो अभी 1 बाय 1 इनको अप्लाई करके हमें जो भी अननोन क्वांटिटीज है उनको कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि आपको बोला है एक ब्लॉक है जिसका मास आपको दिया है 20 kg है और आपको कैलकुलेट करना है कि इस सरफेस ने ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट किया था उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप कर जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा हमें, इसका जो वेट होगा कितना है mg मतलब 200 न्यूटन, 20 × 10 मतलब 200 न्यूटन। कहाँ पे एक्ट होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसको छोड़ के एक ही फोर्स है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो एक्ट होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, बट ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y इक्वल टू कितनी है 0 है। एज पर कन्वेंशन अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे n बनेगा पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स है तो वो आएगा नेगेटिव, तो ये बनेगा n - mg मतलब 200 इक्वल्स टू कितना है 0। यानी यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो एक्ट हो रहा है दैट विल बिकम 200 न्यूटन। कर देगा। नेक्स्ट आपको बोला है कि फिर से एक सरफेस है, इसके ऊपर हमने फर्स्ट वाला ब्लॉक प्लेस किया है जिसका मास है 30 kg। इसके ऊपर हम और एक ब्लॉक को प्लेस करने वाले हैं जिसका मास है 20 kg। तो आपको कैलकुलेट करना है नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द सरफेस 500 न्यूटन। वेरी गुड। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय सेकंड ब्लॉक 300। गौर, ठीक है, चलो 1 बाय 1 जाएंगे। सबसे पहले सरफेस के ऊपर की नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों ब्लॉक को कंसीडर कर सकते हैं। दोन्ही पण ऑप्शन आहेत आपल्याकडे, 1 बाय 1 एक एक ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं या फिर दोनों ब्लॉक को कंबाइन उनका मास लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे कि सपोज यहाँ पे सरफेस के ऊपर हमने एक ही ब्लॉक प्लेस किया है जिसका मास है 50 kg, तो उस केस में इसका वेट एक्ट होगा 500 न्यूटन। कहाँ पे, इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इसके लिए बैलेंस करने के लिए सरफेस नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, कहाँ पे, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इक्वेशन अगर अप्लाई करेंगे, इक्विलिब्रियम है मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y कितना होगा 0 होगा। अगर समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y 0 है इसका मतलब प्लस y के अलोंग कौन है n, माइनस y के अलोंग कौन है 500। तो क्या बनेगा इक्वेशन, n - 500 इज इक्वल्स टू 0, यानी n इज इक्वल्स टू बन गया 500। क्लियर आहे, हे लिहून झालं होतं का अगोदरचं, एकदा लिहा मग पुढचं सॉल्व करू आपण। NLMच्या प्रिपरेशन मध्ये स्वतःला काय म्हणतो आपण एकदम 100% झोकून द्या।
कारण NLM जर तुमचा 100% परफेक्ट प्रिपेअर झाला तर याच्यानंतर फिजिक्समध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही, कारण हे सुरुवातीचे 3 टॉपिक आहेत 1D 2D NLM, यांच्यावर कम्प्लीट फिजिक्स डिपेंडंट आहे. एक्झाममध्ये क्वेश्चन जास्त येत नाहीत, बट फिजिक्सच्या प्रत्येक टॉपिकमध्ये यांच्या कन्सेप्ट लागतात, त्यामुळे आपल्याला सगळ्यात जास्त टाइम या 3 टॉपिकलाच लागतो. यानंतर वर्क पॉवर एनर्जी, ग्रॅव्हिटेशनल अँड रोटेशनल मोशन, देन मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स, then waves and oscillation, then thermodynamics, kinetic theory of gases and thermal properties of matter. कधी स्टार्ट झाला कधी संपला तुम्हाला कळणार पण नाही, एवढे स्मूथ येतात ते, सुरू होतात संपतात, प्रॅक्टिस पण होते, सगळं येतं, पण कधी हे 3 टॉपिक परफेक्ट असेल तर. फिर इसके बाद में वर्क पावर एनर्जी, देन रोटेशनल मोशन, उसके बाद में आएगा ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन के बाद में फिर से हम डबल ट्रैक शुरू करने वाले हैं, जिसमें 4 to 5 भी लेक्चर होगा और मॉर्निंग का भी लेक्चर होगा. ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन में जो भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे 80% कंसेप्ट सिमिलर है ऑल टुगेदर 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिक्स के. तो ग्रेविटेशन होने के बाद हम पैरेलल में 12th एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट भी स्टार्ट करेंगे, और वो सबके लिए कंपल्सरी रहेगा, ऑप्शनल नहीं रहेगा. त्यामुळे नंतर तुमचा लोड वाढणार आहे, त्यामुळे जेवढा वेळ देता येईल NLMला आणि प्रीवियस टॉपिकच्या प्रिपरेशनला तेवढा वेळ आत्ताच द्या. आता याच्यानंतर परत तुमच्यासाठी आपण 4-4 वेळा टॉपिक प्रॅक्टिस सेशनमध्ये घेणार, क्लासमध्ये रिपीट करणार नाही. तुम्हाला माहिती आहे हे सगळे टॉपिक आपले पहिले झाले होते, पण ते फक्त ऑनलाईन झाले होते, तुम्ही केले नाही केले आपल्याला डाऊट होता म्हणून पण डायमेन्शन पासून पूर्ण 1 by 1 सगळ्या गोष्टी फ्रॉम स्टार्ट सुरू केल्या होत्या. काय काल एक क्वेश्चन दिला होता का मी, काय क्वेश्चन होता? हाँ, बीटा पार्टिकल मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द, लेकिन न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, तो न्यूक्लियस से बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन है ही नहीं न्यूक्लियस में, का असतात तुमच्याकडं? आपण स्टडी काय करतो, न्यूक्लियस के अंदर कोण आहे? प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन आहे. का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या मध्ये फिरतो? कुठे फिरतो? बाहेर फिरतो. मग हा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इमिट केला कसा? बाहेरचा पकडून मग इमिट केला का? मग हो म्हणतो. मोठ्यानी बरोबर आहे, व्हेरी गुड. बट बीटा पार्टिकल म्हणजे क्वेश्चन आपला असा होता, बीटा पार्टिकल इमिट होतो, अल्फा इमिट होतो, गॅमा रेडिएशन इमिट होतं, नो डाउट इन दॅट. बट बीटा पार्टिकल का मतलब क्या है? पॉझिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन. पॉझिट्रॉन काय असतं ते समजून घेऊ आपण, येईल कुठून तरी, बट हा इलेक्ट्रॉन आपल्याला कन्फर्म माहिती न्यूक्लियस मध्ये नाहीच आहे. अरे पण न्यूक्लियस इमिट कसं करतो? इलेक्ट्रॉनचा मास कमी आहे कशापेक्षा? हो बरोबर, मास कमी, पण तो नाहीच आहे तर इमिट कसं करणार? मास कमी म्हणून का पाठवून देणार का आपण? नाहीच आपल्याकडं. आता आठवलं असेल, अरे हा होता क्वेश्चन काल आहे ना. तन्विषा आणि खुशी दोघींनी सर्च केला, बाकीच्यांना काही घेणं देणं नाही. कोण आहे तो? मी पण केलं होतं. हो तू आणि होतं बरोबर. कुठं तिकडे ग्राउंडवर का? देखो होता क्या है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस को जब होल्ड करती है तो वहां पे एक सिंपल एडजस्टमेंट नेचर ने प्रोवाइड की है, वो परफॉर्म होती है कि जो प्रोटॉन होता है, कौन होता है? ये प्रोटॉन खुद के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज इमिट कर देता है एंड न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है. प्रोटॉन क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज असतो त्याच्यावरचा इमिट करून टाकतो. फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मासेस क्या है? सेम है, 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg. तो प्रोटॉन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज चला गया, मतलब प्रोटॉन कौन बनेगा? न्यूट्रॉन बनेगा. आणि मी एक स्टेटमेंट खूप वेळा रिपीट करतो की न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल नहीं है, सॉरी न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल है, चार्जलेस नहीं है. इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है. तो यही न्यूट्रॉन क्या करता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा इसका मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज डेवलप होगा. मतलब इस न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा? इलेक्ट्रॉन के सिमिलर बट अपोजिट पोलैरिटी का, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं. मतलब कि ये युकावा की थ्योरी है, जापानीज साइंटिस्ट 1931 में एक्सप्लेन की थी युकावा, और उसने बोला था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर इंटरकन्वर्टेबल बिकॉज दे आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स.
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, वो भी बने हुए हैं किससे, क्वार्क से। तो ये न्यूट्रॉन के ऊपर ये न्यूट्रल इसलिए है कि इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या कर रहा है, खुद के ऊपर का नेगेटिव चार्ज इमिट कर रहा है और वो फिर प्रोटॉन में जाके कन्वर्ट हो रहा है, समझ लो। तो इस तरह से अगर ये E प्लस इमिट होता है तो इसको बोला जाता है पॉजिट्रॉन, एंड अगर ये E माइनस इमिट होता है तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। तो कल लिखा था ना, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द न्यूक्लियस। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो फोर्स एक्ट होता है उसको बोला जाता है एज ए वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये पॉजिट्रॉन मतलब ये एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया था कार्ल एंडरसन ने 1929 में, ठीक है। हे सगळं स्टडी करायचं आपल्याला मॉडर्न फिजिक्स मध्ये, बट एक सिंपल कन्सेप्ट रिलेटेड होती आणि हे सगळं तुमच्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम मध्ये पण आहे। झालंय का, होईल 1-2 वर्षात, ठीक है, क्या तुमच्या लक्षात येईल। चलो हो गया लिख के, अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है हमारा। हमने फाइंड की है नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द सरफेस, अभी आगे हमें फाइंड करनी है नॉर्मल रिएक्शन इन बिटवीन टू ब्लॉक्स। अभी पहली केस देखो, जब हम 30 केजी इस ब्लॉक की बात करेंगे तो इस 30 केजी के ऊपर ये 20 केजी का वेट एक्ट हो रहा है, यस और नो। अगर 20 केजी के मास को हम m1 कंसीडर करेंगे तो ये m1g इतना वेट एक्सर्ट कर रहा है 20 केजी किसके ऊपर, ये फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर, यानी m2 माना सेकंड ब्लॉक का मास है। तो इसको बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ब्लॉक क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। अभी नॉर्मल रिएक्शन कौन होगी, 2-1 का मतलब नॉर्मल रिएक्शन ऑन सेकंड ब्लॉक बाय फर्स्ट ब्लॉक। लेकिन अभी इन दोनों को छोड़ के इनके कांटेक्ट में दूसरा कोई फोर्स है नहीं, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि ये N21 माइनस ऑफ M2G इक्वल टू कितना है, 0 है, यानी ये N21 इज इक्वल टू कितना होगा, M2G मतलब 200। अब क्या ये 200 नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट ब्लॉक ऑन सेकंड ब्लॉक। उसी तरह से सेकंड ब्लॉक के ऊपर एक्ट होने वाली नॉर्मल रिएक्शन हमने यहां पे कैलकुलेट की है। अभी फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर एक्ट होने वाली नॉर्मल रिएक्शन हमें चाहिए, तो ये फर्स्ट ब्लॉक जो है इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, कौन सा ब्लॉक, 20 केजी वाला, तो वो उतना ही एक्सर्ट करेगा जितना उसका वेट है, मतलब यहाँ पे M2G विल बिकम N12। तो ह्या 200-300 नसतात, ह्या इक्वल असतात, तभी वो कॅन्सल करेंगे ना। आता कोणतरी 200-300 म्हटलं, आपण ॲज्युम केलं की 30 केजी नी वर 300 अप्लाय केलाय आणि 20 केजी नी 200, तो 300 माइनस 200, वरचा ब्लॉक ऑटोमेटिक हवेत जायला पाहिजे वर, होतं का असं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते, तो ये भी 200 और ये भी 200, क्लियर। चलो अब मॉड्यूल निकालो। हाँ, नेट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम है ना, सारे फोर्सेस कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। मंडे पासून लॉकडाऊन लागणार आहे का, असं कोण म्हटलं तुला, असं ऐकलं, आता तू ऐकलं म्हणजे असू शकतो, तुम्ही राजकारणी लोक आहे, मोठे लोक आहे, आम्हाला काय माहिती। लॉकडाऊननी सध्या आपल्या हेल्थ मिनिस्टरनी क्लिअर सांगितलंय की लॉकडाऊनची कुठली रिक्वायरमेंट नाही, लॉकडाऊन लागणार नाही, फक्त नियम पाळा। नियम मध्ये फर्स्ट नियम आहे प्रायोरिटीवर वॅक्सिन घ्या, कारण वॅक्सिन घेतली तर वर जाणार नाही, तुम्ही वर नाही गेले म्हणजे खालीच राहणार। तुला कोण म्हटलं अनिरुद्ध, कोणी सांगितलंय का क्लासेस मधून, नाही लॉकडाऊन नाही लागणार, फक्त कसं प्रायोरिटीवरती आपल्याला सांगतील की क्लासेस बंद करा म्हणून, आपण काय करू, सगळ्यांचे बंद होऊ देऊ, कळालं ना, 2-3 दिवस बंद 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 सगळं बंद, सगळे शांत आले की आपण सुरू करून देऊ, कळालं ना। फक्त त्यामध्ये तुमचं खूप जास्त आपल्याला काय म्हणतो आपण कोऑपरेशन लागेल, येताना ग्रुपनी नाही यायचं, लेक्चरच्या अगोदर यायचं, आणि कोणी विचारलं तर क्लासला नाही फिरायला आलतो म्हणायचं, कळालं ना। आणि इथं वर आल्यानंतर आपण लॉक लावून घेऊ, खाली गेटला कोण नाहीच वर, फक्त आता हे गावभर जाऊन सांगू नका सर असं म्हणले, सर असं करणार नाही, स्कीम ओपन करू नका आपली। चला सॉल्व एग्जांपल नंबर 18, चलो पटपट 18 नंबर का सॉल्व एग्जांपल क्या दिया है देखो, व्हेन बॉडी इज स्टेशनरी देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बैलेंस ईच अदर, डिस्कस केले आपण थर्ड वन। नेक्स्ट 19,
ब्लॉक ऑफ मास m is kept on the table as shown in the figure. Draw free body diagram. क्या आएगा? पहले वेट आएगा, दूसरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा और एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो n इक्वल टू कितना होगा mg. और थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है? डू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक फ्रॉम एक्शन रिएक्शन पेयर. नहीं, अजीबात नहीं, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि एक्शन रिएक्शन फॉर्म होने के लिए दो कंडीशन है. एक तो एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, लेकिन यहाँ पे mg क्या हो रहा है? ब्लॉक एक्ट कर रहा है सरफेस के ऊपर एंड नॉर्मल रिएक्शन सरफेस एक्झर्ट कर रहा आहे ब्लॉक के ऊपर. तसं दोन दोन बॉडीवर ऍक्शन रिएक्शन पेअर फॉर्म होत नाही. जसं फॉर एक्झाम्पल मी तर देवेशला मारलं आणि तिकडे अनिरुद्ध खाली पडला, चालतं कसं? ऍक्शन रिएक्शन पेयर होतील का? नाही. ही फर्स्ट केस. एंड दूसरा केस, एक्शन रिएक्शन पेयर में दोनों भी फोर्सेस का जो नेचर है वो सेम लगता है. एक फील्ड का फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स आणि दुसरा नॉर्मल कॉन्टॅक्ट फोर्स मतलब कॉन्टॅक्ट फोर्स आहे, तो ऍक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म नाही करेंगे. इथं खूप मोठं इल्युजन असतं. आपल्याला वाटतं वेट नॉर्मल रिएक्शन नाव दिलंय आपण, बट ती ऍक्शन रिएक्शन पेयर नाही. राहील लक्षामध्ये? त्याला स्टार मार्क करा पाहिजे. तर इफ आन्सर इज नो, ड्रॉ ऍक्शन रिएक्शन पेयर्स. आता ऍक्शन रिएक्शन पेयर्स म्हणजे काय? वेट डाउनवर्ड तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड. ठीक आहे. नेक्स्ट 20 इन फिगर शोन बिलो फाइंड कॉन्टॅक्ट फोर्स. ही झाले आपले एक्झाम्पल ऑलरेडी. 21 two blocks are kept in contact on smooth surface as shown in figure. Draw normal force exerted by A on B. आडवा येईल. Next, two spheres A and B are placed between two vertical walls. हे बघा. और 22 मध्ये काही कळतं का? चला पटकन 22 फक्त क्वेश्चन रीड करा आणि नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करा पटपट. कारण नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बैलेंस करके रिजल्टेंट 0 आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन हम ड्रॉ कर सकते हैं ए से लेके बी तक, बी से लेके ए तक. उन्होंने नेट पूछा इसलिए उन्होंने 0 बोला है. 22 बघा. एग्जांपल 22. सुप्रिया बडबड नहीं, ही सुप्रिया तू इकडे तिकडे बघायला लागली ना. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल 22. येईल का? ड्रॉ करता येईल का नॉर्मल कॉन्टॅक्ट फोर्स? करा बरं ट्राय. कमॉन फास्ट. हो गया 22. अब 23 को देखो. 23 में क्या दिया है? द 50 kg होमोजेनियस स्मूथ स्फीयर रेस्ट ऑन 30 डिग्री इंक्लाइन ए एंड बियर्स अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल बी. कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एट ए एंड बी. देखो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट आपको दी है कि इस तरह का एक सरफेस है और ये सरफेस के इन बिटवीन कौन है? स्फीयर है. इस तरह का स्फीयर प्लेस किया है और ये इंक्लिनेशन आपको दिया है 30 डिग्री. हा खाली टच नहीं झालेला बघा. एंड आपको बोला है कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और इसका मास कितना है? 50 kg. और हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे? कॉन्टैक्ट फोर्स एट ए एंड बी. क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एज पर रूल यहाँ पे जो वेट होगा mg उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा. कितना है वेट? mg मतलब 50 इंटू जी मतलब 50 इंटू 10 मतलब 500. क्लियर है सबको? अब यहाँ पे ये स्फीयर अगर नीचे के सरफेस के कांटेक्ट में होता तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में एन ड्रॉ करते हैं के कांटेक्ट में. इसका मतलब ये सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड स्फीयर, इनके बिटवीन कोई भी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा. उसको छोड़ के ये इंक्लाइन सरफेस यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा जिसको हम एनबी बोलने वाले हैं. सॉरी ए यहाँ पे Na बोलने वाले हैं. एज वेल एज ये बी क्या करेगा? नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा जिसको हम एनबी बोलने वाले हैं. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? एवढंच इंपॉर्टेंट है, बाकी पुढचा पार्ट सोपा है. हो गया क्लियर? तो जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हमें गिवन बॉडी को पार्टिकल के साथ रिप्लेस करना पड़ता है. मतलब ये बड़ा वाला स्फीयर अभी पॉइंट मास बन गया. अभी इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस हम फिर से रिड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा 500 न्यूटन.
इसको छोड़ के ये एनबी कहां पे एक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये एनबी इधर आ गया. कळतंय की दोन फोर्सेस कुठून ड्रॉ केले, हे बघा हा एनबी हॉरिजॉन्टल होता लेफ्ट कडं, तो तिकडच आहे. 500 डाउनवर्ड होता, डाउनवर्डच है. इसको छोड़ के और कोई फोर्स है क्या, है ना. एनए कहां पे, एनए इकडे कुठेतरी, बरोबर है. तो ये एनए की डायरेक्शन हम ड्रॉ करेंगे, ये आ गया एनए. अब ये एनए की जो डायरेक्शन है ये ना तो अलोंग एक्स एक्सिस है ना तो अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंक्लाइन है. तो हमें क्या करना पड़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे. लेकिन कंपोनेंट्स लेने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, एंगल. एंगल दिया है क्या, 30 डिग्री, 60 डिग्री, नहीं एंगल कितना लेंगे, 30 डिग्री. किसके साथ, वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री. वेरी गुड. तो यहाँ पे जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल के साथ ये बनेगा 60 डिग्री. कसं, एक नोट नको देऊ, ठीक है. यहाँ पे इस तरह की कंडीशन देखो, ये एक्स एक्सिस है मतलब हॉरिजॉन्टल है, ये वाई एक्सिस है मतलब वर्टिकल. क्लियर है. तो अभी यहाँ पे जो सरफेस पहले हॉरिजॉन्टल था उसको इंक्लाइन किया है, कितने एंगल से, 30 डिग्री से. इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल है ये अगर 30 डिग्री से इंक्लाइन होगा तो वर्टिकल भी क्या होगा, 30 डिग्री से इंक्लाइन होगा. समझ में आ रहा है. अगर ये 30 डिग्री से इंक्लाइन है मतलब ये दोनों के बिटवीन का एंगल बन गया 30 डिग्री. अरे हे बघा हॉरिजॉन्टल आहे की नाही, याला आपण 30 डिग्री फिरवतोय, मग याला परपेंडिक्युलर आपण इथं वेल्ड करून ठेवलाय, पकडून नाही ठेवला, वेल्डिंग केली. तो ये 30 डिग्री से इंक्लाइन होगा तो ये चॉक भी 30 डिग्री से इंक्लाइन हो गया. कळलं. आता हे काढून घेतलं. वर्टिकल तर असंच राहील ना. अभी एंगल कितना है, अगर ये 30 है तो इसके साथ कितना होगा, कारण दोनों परपेंडिकुलर है मतलब 90 है, तो ये एंगल बन गया 60 डिग्री. तो एडजेसेंट कंपोनेंट एनए एंड ये एनए है. क्लियर. तो अभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब हम समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग x इक्वल टू 0 लिखेंगे. एज पर रूल जो प्लस x के अलोंग है वो पॉजिटिव, तो ये बनेगा Na cos ऑफ 60 माइनस Nb इक्वल टू 0. तो यहाँ पे Na cos 60 माइनस Nb इक्वल टू 0, तो हमें Nb इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, Na cos ऑफ 60. यानी कितना है माहित नहीं, cos 60 कितना है 1/2, तो Nb इक्वल्स टू कितना है Na/2. उसी तरह से हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y इक्वल टू 0 करेंगे. तो प्लस y के अलोंग कौन है, Na sin 60, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है 500 इक्वल टू कौन आएगा 0. अब ये Na इंटू साइन 60 कितना होता है माइनस 500, उधर जाके प्लस 500, ये 2 मल्टीप्लाई होंगे 500 इंटू 2, तो ये Na इक्वल्स टू आ गया 1000 डिवाइडेड बाय √3. कळलं का. एंड Nb कितना है Na/2, तो Nb कितना हो जाएगा फिर, हो गए ना. दिसताना लईच भयानक वाटतो क्वेश्चन, बट सिंप्लिफिकेशन अगर अप्लाय करेंगे तो सिंपल. कळलं. हा छापू नका, न बघता स्वतः सॉल्व करा. चला पटकन. 1D 2D मध्ये काय झालं ते राहू द्या आता, पण NLM ला जेवढा वेळ देऊन एक एक क्वेश्चन 15-15 20 वेळा सॉल्व करायची गरज पडली तरी पण करा. कळालं ना. 1D 2D पाहिजे तर आपण परत अजून घेऊ, बट NLM परत घ्यायचा म्हटल्यानंतर परत 4 महिने लागतील आपल्याला. काय काय उद्या काय, नाही संडे हॉलिडे, एकच दिवस तुम्हाला जगायला भेटतो, बरोबर आहे की नाही. काय काय टेस्ट आहे ना मंडेला, कशावर, NLM वर, कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन 1 आणि कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन 2 तक के सॉल्ड अँड सॉल्व्स, फक्त NLM. 6:30 to 7:15, 6:35 to 7:20. बरं ठीक आहे, 7 to 7:45 त्याच्यानंतर लेक्चर पण असतं. आणि प्रॅक्टिस सेशनची पहिलेच मी काल पण तुम्हाला सांगितले की आतापासून 2 संडेपर्यंत तुमची ट्रेनिंग आहे, त्यामुळे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करायला स्टार्ट करा. मंडे नंतर जेव्हा ती URL आपल्या वेबसाईट सोबत इंटिग्रेट होईल त्यानंतर तुमचा, माझा आणि तुमच्या पॅरेंट्सचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप असेल
आणि त्यावर मी रोजचा स्क्रीनशॉट टाकणार आहे, कसा आज मी नोटीस बोर्डला लावतो तसा. कळलं ना? टॉप 10 रेटिंग्स असतील, सगळं असेल त्याच्यामध्ये, कोण किती प्रॅक्टिस करते काय करते म्हणून. आणि गावभर तुम्हाला पण आणि तुमच्या पॅरेंट्सला पण कळणार आहे. तसं करायला मला अजिबात आवडत नाही, बट तुमच्या घरच्यांनाही कळायला पाहिजे ना तुम्ही काय करता काय नाही करत आहे. घरच्यांचा खूप विश्वास असतो तुमच्यावर. नाही नाही, अनिरुद्ध कधी खोटं बोलतच नाही, रोज क्लासला जातो. अनिरुद्ध बरोबर 5 दिवस क्लासला जातो, 6व्या दिवशी सुट्टी मारतो. घरी नाही राहत तू, सांग कुठं जातो. कोणाशी? PCM ला का? कसं काय, मागच्या वेळी तर टॉपर होत तू. हे असे कधी मध्ये मार्क्स घेतलं की तुमचं पितळ उघडं पडतो बघा. त्यामुळे एक तर घेऊच नका, नाही तर कन्सिस्टंट घ्या. मी काही बोललो नाही, पण आता सगळ्यांना कळालं अनिरुद्ध की अनिरुद्ध खूप हुशार आहे म्हणून. चलो हो गया. नेक्स्ट हा कुठला होता एग्जाम्पल? 23 के बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है 24. अब 24 में क्या दिया है? अगेन 2 ब्लॉक्स आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट एज शोन इन फिगर. करता का ट्राय? करा ट्राय, नहीं आलं तर मी सॉल्व करून देतो बोर्ड. 24 देन 25 दोनों क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत. उसके बाद में टेंशन रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम बाद में करेंगे. बोला. 24 मध्ये N3 चं नाही समजलं. सोल्युशन नाही, तू पहिले एकदा सोडव ना आपल्या मेथडने. नाही मॅच झालं तर आपण काय करतो. आता मंडे पासून बघा लेक्चर, त्यानंतर DPP, त्यानंतर प्रॅक्टिस सेशन मधले क्वेश्चन आणि त्यानंतर व्हॉइस नोट्स, या चारही गोष्टी तुम्हाला मॅन्डेटरी असतात. म्हणजे घरी कॉल जाताना फक्त लेक्चरला असेल ते म्हणून जाणार नाही. चार पैकी कुठल्या गोष्टी नाही केल्या तरी पण घरी कॉल करणार. कारण आपण काही लोक खूप परेशान आहेत. जर रोज घरी कॉल करतो, मी लेक्चरला आलो तरी पण करणार, नाही आलो तरी पण करणार. पोरं परेशान, घरचे परेशान. आणि काही पॅरेंट्स म्हणतात सर रोज रोज नका काय चेंज करून घ्यायचं का घरच्यांचा.
23 बॉर्डर सोडवलाय आपण पहिले, हा कुठला होता एग्जांपल 23 होता। चलो नेक्स्ट 24 के लिए, 24 में कंडीशन क्या दी है देखो, सरफेस है, फर्स्ट ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, यहाँ पे और एक सरफेस 10 kg 20 kg एंड इसके ऊपर और एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, कितना है 50 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और हमें क्या फाइंड करना है, फोर्सेस एक्सर्टेड बाय सरफेस फ्लोर एंड वॉल ऑन ब्लॉक्स, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स। अभी कंडिशन क्या है देखो कि सपोज वन बाय वन त्यांनी n1 ला काय म्हटले सांगा मला, n1 का मतलब नॉर्मल फोर्स बिटवीन 10 kg ब्लॉक एंड ग्राउंड। तो पहले हम 10 kg के लिए एफबीडी ड्रॉ करेंगे, क्या होगा वेट mg 100 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और n1 अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में मतलब समेशन ऑफ फोर्स अलोंग बाय 0 होगा, तो ये बनेगा n1 100 इक्वल टू, असंच का घ्यायचं डिसाइड केलं होतं आपण की प्लस y के अलोंग है तो पॉजिटिव, माइनस y के अलोंग है तो, यानी कि n1 इक्वल्स टू आ गया 100 न्यूटन। ये क्लियर है सबको? आगे n2 को क्या बोला उन्होंने, नॉर्मल फोर्स बिटवीन 10 kg एंड 20 kg, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर करेंगे कि सपोज ये 20 kg का ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है 20 kg का ब्लॉक है, तो इसके ऊपर ये 10 kg जो है इधर से फोर्स हम अप्लाई कर रहे थे, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन। इसकी वजह से ये 20 kg के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा, इसको n2 बोला है। एज वेल एज ये 20 kg यहाँ पे वॉल के साथ में भी कांटेक्ट में, तो वॉल क्या करेगी इसके ऊपर रिएक्शन एक्सर्ट करेगी, दैट विल बी n3, ये क्लियर है। लेकिन इन एडिशन टू दैट यहाँ पे ये 50 न्यूटन इंक्लाइन है, मतलब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो रहेगा 50 sin 30 एंड दूसरा कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो रहेगा 50 cos of 30। समझते कहे ये जो 50 न्यूटन का फोर्स था उसके दो कंपोनेंट है, मतलब ये 50 sin 30 n3 की डायरेक्शन में ही एक्ट हो रहा है, मतलब हमें इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। एफबीडी ड्रॉ करते टाइम हमें बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस कंसीडर करने पडते, ठीक आहे। पण मग आपण वेट आणि अपवर्ड डायरेक्शनची नॉर्मल रिएक्शन का नाही घेतली, क्योंकि हम सिंप्लीफाई करते टाइम समेशन ऑफ y एंड समेशन ऑफ x अलग से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y इक्वल टू 0 करना है हमें, बट यहाँ पे n3 भी अननोन है, n2 भी अननोन है, तो हमें आंसर लगेज नहीं बैठना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा 10 kg का ब्लॉक लेना पड़ेगा। अभी 10 kg का जो ब्लॉक है उसके ऊपर देखो इधर से कौन एक्ट हो रहा है 100 न्यूटन एंड इधर से सिर्फ n2, क्योंकि n2 इन दोनों के बिटवीन की रिएक्शन है ना, ये भी n2 है, ये भी n2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y इक्वल टू 0 करेंगे तो n2 इक्वल्स टू कितना आ गया 100 आ गया, क्लियर। अभी यहाँ पे पुट करते हैं, देखो प्लस x की डायरेक्शन में कौन है n2, माइनस x की डायरेक्शन में कौन है माइनस 50 sin 30 इक्वल टू कौन है 0। अब नेगेटिव टर्म को उधर भेज देंगे या फिर हमें सिर्फ n3 चाहिए, तो n3 को उधर भेज दो, ये क्या बचेगा n2 माइनस 50 sin 30 इक्वल्स टू कौन होगा n3। अब n2 कितना है 50 sin 30, sin 30 1/2, 50/2 100 माइनस 25, n3 इक्वल्स टू कितना आ गया, हो गया, क्लियर है। आता अजून n4 बोला है, क्या n4 20 kg एंड ग्राउंड। अब ये 20 kg एंड ग्राउंड, इनके लिए देखो क्या होगा, ये 20 kg का ब्लॉक है, ये अगर ग्राउंड पे रखेंगे सबसे पहले इसका वेट होगा 200 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्राउंड एक्सर्ट कर रहा है n4, लेकिन इनको छोड़ के 20 kg के ऊपर एक्ट होने वाला और एक फोर्स है जो बैलेंस नहीं हो रहा है, n2 था लेकिन n2 कट कर रहा है, बैलेंस हो रहा है, उसको छोड़ देंगे। ये 50 का जो वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट है, कौन है 50 cos of 30, तो ये क्या करेगा, ये वेट की डायरेक्शन में मतलब इधर एक्ट होगा, दैट विल बी 50 cos of 30, क्लियर है। तो अभी समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y इक्वल टू 0 करना है, सॉरी ये होता, तो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y इक्वल टू 0 करना है, तो प्लस y के अलोंग कौन है n4 माइनस बोलो 50 cos of 30, cos 30 50 into root 3/2
25√3 minus 200 equal to, तो N4 equals to आ रहा है 25√3 plus 200. अगर 25 into √3 कितना है 1.7 into 25 42.5 बहुत सांगतोय का 242.5 ये आ गया है क्लियर. परत एकदा छापू नका, सॉल्व करा. शंतनु बडबड नाही रे, बिघडतो लगेच. अभी यहाँ पे सिर्फ वेट एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स रिलेटेड डिस्कशन हमने किया है. सेम डिस्कशन जो रहेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग या फिर स्प्रिंग का फोर्स, वो सारी बातें हम मंडे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो टिल सॉल्व एग्जांपल 25 एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 2 में 25 तक के जो क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड मंडे की टेस्ट है. ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन मंडेज लेक्चर. ठीक है, दिलंय का येतंय मग हे √3 बाय √3